हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले 2015 ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं और 2015 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको देखेंगे। और आज की वीडियो में जहां तक संभव हो सके 2015, 2016, संभव हो सके तो 2017 तक का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि 2015 से 17 तक के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2015 से 17 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बना लेंगे। उसके बाद क्रमशः हम 2018 से जब ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव है, जो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, 2020-21 के बाद से आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अभी हम लोग कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव की सीरीज देखेंगे, जिसमें 2015 से 2024 तक का, मतलब पिछले साल तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है उसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पुनः ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के जितने भी प्रश्न हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन बैंक से, उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो मैथ के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात अदर सब्जेक्ट की आती है, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो उसका भी नोट्स के माध्यम से हम आपको वीडियो बनाकर समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी जो वीडियो डाला जाएगा वो कंटिन्यू मैथ का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा। ठीक है, तो आज 2015 एनुअल फर्स्ट सिटिंग से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना पहला प्रश्न जो है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण दिए हुए हैं कि मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले तुम ये बात समझो, अभी हमारा लक्ष्य होगा आपको पूरा कंसेप्ट बता देना कि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ट्रिक पे हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आपका जो समीकरण है वो है x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अल्फा बीटा वाली बात है। तो देखो a b c, यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है कुछ नहीं मतलब 1, b का वैल्यू यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है -2। ठीक है, अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना जब करेंगे तो अल्फा में किससे गुना करेंगे, 1 से। तो अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा ही हो जाएगा, प्लस फिर जब आप 1 में बीटा से गुना करेंगे तो वो बीटा ही हो जाएगा। और जब भी क्रॉस गुना करते हैं तो बटे के नीचे वाले दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा। तो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a। और अल्फा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर देखो a से एक कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, -b और बटे में कितना, c। तो आप याद रखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b है तो b का वैल्यू कितना है, 1 है, और बटे में c है, c का वैल्यू कितना है, -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप सीधे याद रखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/c। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। देखिए, दूसरा प्रश्न में बोला गया है आपसे, एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, देखो जैसा कि आप जानते हो कि ये द्विघात बहुपद है,
तो द्विघात के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10th एग्जाम में करना क्या है, आपको भाषा पे ध्यान देना है। ठीक है, जानकारी सबको लगभग सभी बच्चों को होती है, लेकिन क्वेश्चन का भाषा चेंज कर दिया जाता है। अब जैसे देखो, हम जानते हैं कि शून्यक अल्फा बीटा से सूचित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय अल्फा बीटा ही दे। यहाँ शून्यक क्या बोल रहा है? ए और बी। द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे ना, तो एक ए है और एक बी है, तो ए बी का मान क्या होगा? अब देखो, अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया ए बी, जहाँ पे ए और बी क्या है? शून्यक है। तो जब शून्यक है तो दोनों के बीच गुना का चिन्ह छुपा है ना, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का? सी बटे ए। सी का वैल्यू देखिए क्या है? ए बी सी 5 बटे ए। तो नीचे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ए की जगह पे तो 1, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर समय अल्फा बीटा ही करके दे, वो शून्य को किसी भी लेटर से सूचित कर सकता है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए, ये तो सब थ्योरेटिकल है, आपको ध्यान रखना है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अब चलिए कंसेप्ट समझ लीजिए, इस पे जितना प्रश्न दे आप बना लें। ठीक है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे आप, केवल जो क्वेश्चन है हम उतना ही नहीं बताएंगे, उससे संबंधित जितना है हम सब आपको बता देंगे। देखिए, अब जैसे ये जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि देखो, अगर मान लो कि हमारे पास इधर भी परिमेय संख्या हो और दूसरी तरफ भी कौन संख्या हो? परिमेय संख्या हो। ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछा जाए किसके बीच? परिमेय और अपरिमेय के बीच, या अगर हमसे पूछा जाए अपरिमेय और अपरिमेय के बीच। देखो, यही 3 प्रश्न है। अब केवल एक ही प्रश्न नहीं जानना है, इससे संबंधित जितने प्रश्न है तुम सभी को जानो। देखो, अगर तुमसे किसके बीच पूछा? परिमेय और परिमेय के बीच, परिमेय और परिमेय के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब देखो, दोनों परिमेय के बीच क्या पूछ रहा है? परिमेय ही पूछ रहा है, मतलब तीनों एक ही जाति के हो गए। तो जब भी इधर वाला और उधर वाला दोनों सेम हो और दोनों के बीच वैसा ही संख्या पूछा जाए ना, तो ट्रिक समझ जाओ, आपका आंसर हो जाएगा अनगिनत। क्या हो जाएगा? अनगिनत। जैसे परिमेय परिमेय के बीच कितनी परिमेय? अनगिनत। उसी प्रकार से देखो, अगर पूछ दिया जाए अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो देखो ये दोनों जैसा है, इसके बीच में भी वैसा ही पूछा जा रहा है, तो अभी क्या समझाया? क्या आंसर हो जाएगा? अनगिनत। लेकिन अगर मान लो तुमसे पूछ दिया जाए कि परिमेय और परिमेय के बीच बताओ कितनी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये बताओ परिमेय और परिमेय के बीच क्या पूछ दिया? अपरिमेय, एकदम दूसरा चीज ला दिया, तो इसके कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं। उसी प्रकार से मान लो अगर तुमसे पूछ दिया जाए अपरिमेय और अपरिमेय के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो ये तो दोनों अपरिमेय है, इसके बीच परिमेय होगा? नहीं होगा, तो एक भी नहीं। तो अगर परिमेय परिमेय के बीच परिमेय पूछे तब अनगिनत, लेकिन अगर परिमेय परिमेय के बीच अपरिमेय पूछ दिया तो एक भी नहीं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो देखो, बहुलक वही होता है जो अधिकतम बारंबारता मान होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वो समांतर चतुर्भुज जो होगा वो क्या होगा? समचतुर्भुज। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, अगला प्रश्न है बिंदु। एक बिंदु आपको दिया हुआ है, उसकी दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? देखो, 6 नंबर प्रश्न में आपको एक बिंदु दिया हुआ है 2 और 3, और इसकी दूरी कहां से पूछ रहा है? मूल बिंदु से दूरी। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। दूरी है तो दूरी आप जानते हो, दूरी जब भी पूछा जाए किस चीज में? रूट में। दूरी किस चीज में? रूट में। मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो यहाँ पे आपका जो बिंदु है ना, स्क्वायर करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कितना है? पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस, फिर कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा √13 इकाई। तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछा जाएगा तो आपको एक ही बिंदु दिया जाएगा, बस उसको स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है, आपको आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7। हालांकि ये प्रश्न जो है काफ़ी लंबा है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए था, तो हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके एग्जाम में इसको सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको। अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 7। अर्धगोला का आयतन। इस भ्रम में आप कभी ना रहें कि इसमें ऑब्जेक्टिव है तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे 5 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। अर्धगोले का जो आयतन दिया हुआ है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अर्धगोला का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बराबर में कितना है 19,404। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, हमको सबसे पहले त्रिज्या निकालना है। तो r³ बराबर 19,404। ठीक है, अब देखो ये सब गुना में है, तो जब गुना में है तो देखो त्रिज्या के साथ कौन कौन गुना में है, 2 और पाई, तो जो गुना में है वो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, और देखो 3 कहाँ है, बटे के नीचे है, मतलब भाग में है, तो जो इधर भाग में है वो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेना है हम लोगों को। देखिए ऊपर में है 19,404 गुने 3, बटे में देखो 2 है तो 2, और पाई है, पाई का वैल्यू 22/7, तो सबसे नीचे जो 7 आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर। अब हम लोग इसको जो कटने वाला होगा उसको कटा लेंगे। ठीक है, जैसे देखो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 9 18, 1 1 4 14, 2 7 14, 0 कटाने तो आपको आता होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको कितने से कटा देंगे, 22 से कटा देंगे। तो बच्चों 22 से जब आप इसको कटाओगे 88। ठीक है, तो 22 में 4 से गुना करें कितना आएगा 88, और ये हो जाएगा 9। बच्चों ये 441 आ जाएगा। कितने से कटेगा ये, 441 से कटेगा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, त्रिज्या का वैल्यू चाहिए। क्यू जो है, जब क्यू दूसरी तरफ ले जाओगे तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, 441 गुने 3 में 7 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 21। तो क्यू जब भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो रूट में हो जाएगा, और रूट के बाहर हमारा ये घनमूल आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर 3 अंक होने चाहिए, मतलब तीनों एक ही प्रकार के अंक होने चाहिए, और उन 3 के बदले हम एक अंक को रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे देखो त्रिज्या बराबर 3 रूट 441 के जगह पे हम 21 गुने 21 लिख सकते हैं, फिर गुने में ये वाला कितना है 21। अब देखो काफ़ी अच्छे से देखिएगा, आपको जो है 0 से एकदम एडवांस लेवल तक हम ले चलेंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से सीख लेना है। त्रिज्या बराबर, अब देखो यहाँ पे घनमूल में 3 के बदले 1 बाहर आ जाएगा, तो 3 21 है तो 1 बाहर आ जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2πr², लेकिन कुल अगर बोल दिया गया तो 2πr² की जगह पे हो जाएगा 3πr²। अब देखो 3 है तो 3 गुने पाई की जगह पे 22/7 गुने, आपको त्रिज्या 2 बार लिख देना है, तो त्रिज्या अपना कितना आया है 21, इसको हम 2 बार ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ 7 से हम गुना कर लेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से 21 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब आपका काम है, आप इन सबको गुना करके लिख लेंगे जितना आएगा सेंटीमीटर, और बच्चों क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा
स्क्वायर में होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखो, निश्चित घटना की प्रायिकता जो फिक्स है उसकी 1 होती है, और यदि असंभव घटना पूछा जाए, असंभव मतलब जो हो ही नहीं सकता, तब प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और 10 नंबर में है 1/√3 किसका मान है। ये प्रश्न आप तभी कर पाओगे जबकि आपको सबका वैल्यू याद हो। अब वैल्यू हम याद कैसे रखें, उसका हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 में 3 से भाग दोगे तो 60, तो साइन 60 का वैल्यू नहीं होता है। आप जानते हो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 180 में 6 से भाग दोगे तो 30, और tan 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√3। तो इस प्रकार से आप 2015 फर्स्ट सीटिंग का 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं 2015 सेकेंड सीटिंग में। ठीक है, देखिए 2015 सेकेंड सीटिंग में आपका पहला प्रश्न है, आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और ये बताया गया है कि उसका विवेचक 0 है, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए इसको। आपको यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है cx² - bx + a = 0। बच्चों इस समीकरण के हिसाब से अगर हम सबसे पहले a, b और c का वैल्यू लिखे, तो देखो a की जगह पे क्या है, c है। आप जानते हो a b c होता है, लेकिन a के जगह पे यहाँ पे c है, b के जगह पे -b और c के जगह पे a है। अच्छा, अब देखो, अब तुमसे ये बोला जा रहा है प्रश्न में, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में बोला जा रहा है विवेचक क्या है, 0 है। अब जब विवेचक 0 है तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि विवेचक 0 है। विवेचक 0 है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, जब भी विवेचक 0 होता है तो जो मूल होता है वो दोनों बराबर होता है। जैसे द्विघात के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन जब विवेचक 0 हो तो दोनों ही मूल बराबर होते हैं। मतलब अल्फा और बीटा दोनों का ही मान क्या होता है, बराबर होता है। और कितने के बराबर होता है, तो -b/2a के बराबर होता है। ठीक है, -b/2a। अब देखो माइनस है तो माइनस, b के जगह पे -b बटे 2 है तो 2, a की जगह पे क्या है, c है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 2c, तो ये b/2c, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इतना आता कैसे है, तो चलिए वो कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करा देते हैं। देखिए यहाँ पर मूल निकालने की बात है। आप जानते हो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट सीखो, हमने पहले ही कहा है कि अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज देखेंगे उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप ट्रिक से कर पाओगे। देखो आप फॉर्मूला जानते हो द्विघात सूत्र का, -b ± √b² - 4ac बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो -b है तो -b, प्लस माइनस रूट है तो रूट। आप जानते हो b² - 4ac ये विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है, और प्रश्न में बोला जा रहा है कि विवेचक क्या है, 0 है। तो जब विवेचक 0 है तो इसके जगह पे हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे बटे में 2a। अब यहाँ पर ये बताओ -b प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे में 2। ठीक है, तो x बराबर, चलो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देते हैं, x बराबर, आप जानते हो कि -b में जब हम जोड़ेंगे 0 तो वो -b ही रहेगा बटे में 2। फिर -b में जब हम घटाएंगे 0 तो वो -b ही रहेगा बटे में 2। ठीक है, अच्छा अब देखो,
तो द्विघात के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। तो देखो अल्फा का भी वही वैल्यू है और बीटा का भी वही वैल्यू है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम इतना नहीं करेंगे ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब विवेचक शून्य हो और आपको मूल निकालना है तो सीधे क्या फॉर्मूला आ गया, -b/2 है। वो अल्फा का हो या बीटा का हो, दोनों ही मूल का मान बराबर होता है। तो अब आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। देखिए अपना जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न है a² p² x² -q² बराबर 0 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके मूल क्या होंगे। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव है 2015 में और 2019 में यही प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचे कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, वो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। a² p² x², ठीक है। q² माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा किस चीज़ में, प्लस में। हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x² बराबर में इधर जैसे वैसे रह जाएगा, ये तो सब गुना में है, इधर लेके आइएगा बटे के नीचे हो जाएगा a² p²। ठीक है बच्चों, हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। स्क्वायर जो है, स्क्वायर जब आप उधर ले जाओगे तो वो रूट में हो जाएगा। ठीक है, q² बटे में a² p²। ठीक है, और रूट के आगे क्या हो जाता है, प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस। देखो q² में है तो एक बाहर आ जाएगा, a² में है एक a बाहर आ जाएगा और p² में है एक p बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस q/AP। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस में हमारा कौन सा आंसर है, ये वाला प्लस माइनस q/AP। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर में बोला गया है कि देखो एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। बच्चों व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या, तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिधि, अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है r × π+2। r × π+2। बच्चों त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या कितना है, 7 है, गुने पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 22/7 में जब आप जोड़ोगे 2 तो वो आएगा 36/7। आप जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, 22/7 में जब आप जोड़ोगे 2 तो वो कितना आएगा, 36/7 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक के माध्यम से समझो तो अर्धवृत्त की अगर परिधि पूछा जाए तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिज्या गुने 36/7। तो अगर तुम बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना, अर्धवृत्त की परिधि निकालने का सिंपल सा लॉजिक है, हमें त्रिज्या में कितना से गुना कर देना है, 36/7 से। अब जैसे त्रिज्या 7 दिया हुआ है तो त्रिज्या की जगह पे 7 रख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 36 बच जाएगा। अब ये 36/7 कहाँ से आता है, तो 22/7 में जब आप जोड़ेंगे 2 तो आ जाएगा 36/7। अगला प्रश्न 4 नंबर में। 4 नंबर में आपको दिया हुआ है किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बताइए कि उसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे आपको प्रश्न में माध्य दिया हुआ है, पहले माध्य बोला जा रहा है और फिर माध्यक बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको माध्य दिया हुआ है 26.8 और माध्यक दिया हुआ है 27.9। ठीक है, तो माध्य और माध्यक दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बहुलक। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। ठीक है,
3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। अब 3 है तो 3 गुने माध्यक कितना 27.9 माइनस 2 है तो 2 गुना माध्य कितना है 26.8। ठीक है बच्चों, ये आपका काम है। आपको करना क्या है, 27.9 में 3 से गुना कर लेना है, 26.8 में 2 से गुना कर लेना है और दोनों को फिर घटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुलक निकालने का आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है उसमें बोला गया है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं कि बाहरी बिंदु से, देखो अगर कौन सी बिंदु बोला, बाहरी बिंदु, तो बाहरी बिंदु से हम वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती हैं। तो अगर एक 6 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में आपको 2 बिंदु दिया हुआ है और उसको मिलाने वाली रेखाखंड का क्या पूछा जा रहा है, मध्य बिंदु। देखिए तो 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब मध्य बिंदु, तो आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है -2 और 8, दूसरा बिंदु है -6 और -4। ठीक है, ये एक रेखा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच वाला बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच वाला। तो देखो आपको सिंपल सा बता देते हैं, फॉर्मूला का कोई इसमें काम है नहीं। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि देखो इसमें पहले क्या है, -2, पहले वाले में जोड़ दो पहले वाले को, इसमें पहले क्या है -6, तो पहले वाले में पहले वाले को जोड़ दिए और आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। फिर बाद वाला कितना है, इसमें 8 में जोड़ेंगे, इसमें बाद में कितना है -4। ठीक है, बटे में कितने से भाग देते हैं, 2 से। अब देखो अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, -2 और -6 कितना हो जाएगा, -8 बटे में 2। प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, 8 में से जब घटाएंगे 4 तो 4 बटे। अब जब इसको कटाओगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 से 8 कितने से कट जाएगा, 4 से, तो -4 और 2 दूनी 4। तो आपका मध्य बिंदु कितना आ गया, -4 और 2। तो आप मध्य बिंदु आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 2 वृत्तों की परिधियां कितने अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ट्रिक से समझिए, आपको परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और आपसे पूछा जा रहा है किसका अनुपात, त्रिज्या का अनुपात। देखिए 2 चीज़ों का अनुपात पूछा जा सकता है, या क्षेत्रफल का अनुपात। अगर अनुपात वाला प्रश्न है, सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर अनुपात वाला प्रश्न है और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन यह क्षेत्रफल तो पूछ नहीं रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो बच्चों अनुपात वाला प्रश्न है और अगर क्षेत्रफल नहीं पूछ के बाकी कुछ भी पूछा जाए तो वो जैसे है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है। 8 नंबर प्रश्न, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखो असंभव जो हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। और अगर प्रश्न पूछा जाता प्रायिकता कब नहीं होगी, तो प्रायिकता कब नहीं होती है, तो देखो प्रायिकता का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। अब देखो इसके लिए आपको जो उसका टेबल है
किसका मान कितना होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे tan 60 है तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है। cos 45 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप जानते हो 45 डिग्री पे ध्यान रखना, 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों का मान बराबर होता है और वो 1/√2 होता है। सी में है sin 30, इसका वैल्यू 1/2 होता है और डी में है 1/sin 45। तो देखो कहता है 1/sin 45, तो यहाँ पे 1 है तो 1। आप जानते हैं कि 45 डिग्री पे साइन हो या कॉस हो दोनों का मान बराबर होता है, कितने के बराबर, 1/√2 के बराबर। और जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमसे √2 का ही वैल्यू पूछ रहा था, किसके बराबर होगा, तो 1/sin 45 के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 10, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अब यहाँ पे दोनों में 9 लगा हुआ है तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ से, sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 तो बाहर है tan स्क्वायर थीटा। अभी आप इस प्रश्न को समझिए और बिहार बोर्ड क्या चालाकी करता है आप लोग के साथ, अभी वो भी हम बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। 9 है तो 9, कोष्ठ का मतलब गुना। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बता दिया जाता है 9 है तो आंसर कितना होगा 9। लेकिन अब समझिए आप एग्जाम में आपके साथ होता क्या है। अब देखो अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत से बच्चे पहले ही बोल दिए होंगे 9 है तो इसका आंसर 9 होगा, लेकिन एग्जाम में देखो होगा क्या आपके साथ, अब क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन उसको चेंज कर देगा, ऐसे कर देगा। और बच्चे क्या कर लेंगे, उन्हें तो पता है कि 9 है तो क्या होगा 9, और इसमें अगर आप 9 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 तो बाहर है sec स्क्वायर थीटा, 9 है तो 9, कोष्ठ का मतलब गुना। देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, पहले tan स्क्वायर है तब sec स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 9 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस, इसका -9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2015 का हम लोग फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का ऑब्जेक्टिव देख लिए। हमारा कोशिश ये है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएं, और एक बार जब कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा ना तो उसके बाद लाइव आ करके और हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्द 5 से 10 मिनट के अंदर में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद आप कौन से ईयर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। शुभ रात्रि, जय हिंद।